हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, अपनी महामिशन पेट की तैयारी शुरुआत हो गई थी। पेट में मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको उसका इंट्रोड्यूस कराया था, अपने सिलेबस के बारे में बताया था कि सिलेबस में आपके पेट के सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। मैंने आपको मैथ के बारे में बताया था, मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है, रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अब हम सीखने वाले हैं आज रीजनिंग में, इसमें मैथ में और रीजनिंग का सिलेबस में मैंने पहला वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है और कुछ समय बाद में आपको सेकंड वीडियो भी मिल जाएगा। तो बात करेंगे मैथ की, बात करें यानी कि गणित में मैंने आपको आपका सिलेबस बताया था कि इस सिलेबस में आपका क्या क्या दे रखा है। इसमें बहुत ही कम सिलेबस आपको दे रखा है और जितना सिलेबस दे रखा है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जितना सिलेबस दे रखा है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो इसके द्वारा जो भी सिलेबस दिया जाता है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछता है, ये अलग से कोई सी भी चीज़ें नहीं पूछता है। हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल जो पेट का एग्जाम हुआ था तो उसके द्वारा जो भी सिलेबस दिया जाता है वो अपने सिलेबस के अराउंड ही क्या करता है, चीज़ों को पूछता है। तो हमें विशेष तौर पर उस सिलेबस को एक गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा और उसको हमें क्या होगा, समझना पड़ेगा। तो इस बात करें मैथ में जो सिलेबस मैंने आपको बताया था उसकी बात करें या उसके कुछ पिछले साल के क्वेश्चन की बात करें, एनालिसिस करने के बाद ही पता चला है कि ये जो कंपनी है अपने द्वारा जो भी सिलेबस दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके सिलेबस को एक अच्छे से पढ़ना है, एक अच्छे से नोट्स आपको तैयार करने हैं और साथ ही साथ जब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पश्चात आप क्या करेंगे, उसके पश्चात आप एक मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट हमारी रेगुलर बेस पर चलेगी। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ को सीखने के बाद में मेन जो चीज़ होती है वो हमारी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस ही हमारी सारी चीज़ें क्लियर कराती है। क्योंकि आपने टॉपिक वाइज तो पढ़ लिया, उनको एक मिक्स करके आपने नहीं पढ़ा तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। एग्जाम में ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आपको आता था, अपने नोट में आप कर पा रहे थे और एग्जाम टाइम भूल जाते हो। भूलने का एक ही कारण होता है क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। और मैथ क्या होती है, मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस ही मांगती है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मैथ की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मैथ की बात करें, अपना मैथ में पहला टॉपिक दे रखा था होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है संपूर्ण संख्या और इस संपूर्ण संख्या को हम नंबर सिस्टम समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम किसी भी चैप्टर की यदि शुरुआत आप करेंगे, यदि आपको नंबर सिस्टम नहीं आता है तो आप किसी भी चैप्टर के सवाल कर पाएंगे लेकिन 100% आप सवाल नहीं कर सकते। क्योंकि मैथ की शुरुआत ही कहाँ से होती है, संख्याओं से होती है। क्योंकि मैथ में किसका खेल होता है, संख्याओं का खेल होता है। जब आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, संख्याओं के बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करेंगे। और ये सब कौन बताता है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में मैथ में जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं उनको पढ़ना होता है। वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, स्थानीय मान हो, जाति मान हो, अंकित मान हो, कोई भी संख्या हो, अभाज्य संख्या की बात करें, ये सारी चीज़ इसमें पूछी जाती है। हम बाईलिंगुअल चलने वाले हैं, आपको इंग्लिश में भी बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे। ठीक है, बाईलिंगुअल अपनी क्लास चलेगी। तो इस नंबर सिस्टम की बात करें, इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इकाई अंक इसमें आता है, यूनिट डिजिट, विभाजकता के नियम भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। वो सारी चीजें हम एक एक करके सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यदि हम बात करें, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं, संख्या पद्धति। सबसे पहले इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। इस नंबर सिस्टम की बात करें, सबसे पहले हम सीखेंगे सम संख्या क्या होती है। सम संख्या आप इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और इसके बाद में हम इसी में सीखने वाले विषम संख्या, और विषम संख्या को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले सम संख्या सीखेंगे, विषम संख्या। यानी कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है।
जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें दो भागों में बांटा गया है, या तो संख्या सम होगी या तो विषम होगी, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होती। यानी कि जितनी भी संख्याएं, उन संख्याओं को आपको दो भागों में बांटना है, सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर। अब बात करेंगे सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। आपने बचपन में खूब सीखा होगा सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें दो का पूर्णतया भाग चला जाता है। जिसमें दो का भाग चला जाता है, जो संख्या दो से कट जाती है वो संख्या सम कहलाती है। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप पहले छोटे थे, अब बच्चे नहीं, अब बड़े हो गए हैं। अब आपको कैसे समझना है, आपको कंपटीशन के लेवल में, कंपटीशन की दुनिया में आपको वो जो बेसिक वहां से चीजें सीखने को जरूर मिलती है, लेकिन अप्लाई करेंगे दूसरे तरीके से। उस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अब आपको दो का भाग नहीं देना है, अब आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर छोटे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं और समय हमारे पास बहुत कम होता है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको मात्र 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। और बचपन में एक क्वेश्चन में 5 मिनट देते थे, उस 5 मिनट में जो क्वेश्चन सोल्व होता था उसे आपको 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करना है। तो 15 से 20 सेकंड में जब क्वेश्चन को सोल्व करना है तो अपनी मेमोरी को एक अलग तरीके से आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सम विषम को आप कैसे समझेंगे, आपको सम विषम में ये नहीं समझना है दो का भाग देना है, आपको ये समझना है। आपने यूनिट डिजिट सुना होगा, यूनिट डिजिट आपने सीखा होगा। क्या सीखा होगा आपने, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक आपने सीखा होगा। तो बात करेंगे यूनिट डिजिट, क्या सीखेंगे, यूनिट डिजिट के लिए हम बात करें तो आप जानते हैं यूनिट डिजिट को बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। और इकाई अंक का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या लिखी हो, उसके लास्ट में जो संख्या लिखी होती है वही इकाई अंक कहलाती है, वही यूनिट डिजिट कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये संख्या लिखी, मैंने कहा बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो याद रखेंगे जो सबसे लास्ट में संख्या लिखी होती है यही हमारी क्या होती है, इकाई अंक कहलाती है। ठीक है, तो आपको सम संख्या को कैसे समझना है, आपको ये समझना है इकाई अंक या यूनिट डिजिट में क्या लिखा हो, 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, बस इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। यानी कि इकाई अंक में यदि 2 की टेबल लिखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, बताइए 0 2 4 6 8 ये क्या है, ये 2 की टेबल में आता है। तो आप कहेंगे सम संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसका लास्ट का जो अंक होगा, जिसकी लास्ट की जो संख्या होगी या तो 2 लिखी हो, 4 6 8 10, या तो 0 लिखी हो। 10 का मतलब फिर से 0 आ गया, तो 0 2 4 6 लिखी हो तो समझ जाना वो संख्या कैसी होगी, वो संख्या सम होगी। अब आप बताइए विषम बताने की जरूरत है क्या, आप कहेंगे दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती दो ही प्रकार की होती, सम संख्या विषम संख्या। जब आप सम संख्या को पहचान लेंगे तो बाकी जो संख्याएं बचेंगी वो विषम ही तो कहलाएंगी। आपने सम को पहचान लिया, जो बाकी विषम होंगे तो विषम अलग हो जाएंगी। तो बताइए जहां पर इकाई अंक में 0 2 4 6 8 नहीं आएगा वो संख्या क्या हो जाएंगी, विषम। तो जब 0 2 4 6 8 नहीं आएंगे तो वहां पर क्या आएंगे, तो आप कहेंगे वहां पर 1 आएगा, 3 आएगा, 5 7 9, यही तो संख्या बनेगी। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये भी क्या होगा, यूनिट डिजिट में आएगा। तो ये होती है सम संख्या, ये होती है विषम संख्या। अब आपको क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों, और यहाँ पर ये मैथ में ही काम नहीं करेगी, बल्कि जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में भी क्या होता है, क्वेश्चन उसमें आता है ओड वन आउट, यानी कि विषम को छांटने के लिए आता है। वहां पर कभी कभी ऐसा कर दिया जाता है कि 3 सम संख्या एक विषम संख्या है, या फिर 3 विषम संख्या एक सम संख्या लिख देता है। आपसे वहां पर पूछेगा बताइए असंगत क्या है, असंगत का मतलब भिन्न क्या है, इन चारों में से अलग क्या है, तो आपको वहां पर ये हेल्प करेगा। तो आपको इवन नंबर ऑड नंबर समझ आ गया होगा, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। अब बात करेंगे तीसरे प्रकार की कौन सी संख्या होती है। अब हमारी अगली संख्या होती है कौन सी, तो आप कहेंगे नेक्स्ट संख्या हमारी होती है भाज्य संख्या। क्या होती है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जानते हो कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या। ये नाम से ही पता चला, भाज्य यानी कि जिसमें भाग चला जाए। एक ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। आपने कैसे सीखा होगा, आपने बचपन में ऐसे सीखा होगा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो।
ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, अधिक से अधिक कितने भी हो जाएं, 10, 15, 20, 50 जितने भी हो जाएं, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, तो आप कहेंगे कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। कुल मिलाकर सीधा सा मतलब ये होता है, एक ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, एक से कटे, इसके अतिरिक्त इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, वो संख्या हमारी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहलाती है। तभी तो 3 गुणनखंड होंगे। दुनिया की कोई भी संख्या हो अपने आप से कटती है, एक से कटती है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, समझ जाना वो संख्या कैसी होगी, तो आप कहेंगे वो संख्या हमारे पास होती है कौन सी? वो होती है भाज्य संख्या। तो याद रखेंगे, इसमें कभी कभी इसकी थ्योरी भी पूछ ली जाती है, तो याद रखेंगे इसमें कितने, तो आप कहेंगे कम से कम 3 क्या होते हैं? इसके फैक्टर होते हैं, इसके 3 फैक्टर होते हैं, कम से कम 3 फैक्टर, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझे, जैसे मैंने कहा 4, 12, 20, क्या 4, 12, 20 ये कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है? तो देखिए इसमें भाग देंगे। सबसे पहले दुनिया की कोई भी संख्या स्वयं से कटती है, 4, 4 से तो कटी जाएगी, और वो संख्या 1 से भी कटती तो 1 से कटेगी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटनी चाहिए। बताइए इसके अलावा 4 में किसका भाग जाएगा? तो आप कहेंगे इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा। किसका चला जाएगा? 2 का। बताइए कम से कम कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए, 3 फैक्टर हो गए, और जहां पर कम से कम 3 फैक्टर होते हैं वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। इससे हम 12 की बात करें तो आप कहेंगे 12 में 12 का भाग चला जाएगा, 12 में 1 का चला जाएगा, 12 में 2 का चला जाएगा, 12 में 3 का चला जाएगा, 12 में 4 का चला जाएगा, और 12 में 6 का चला जाएगा। बताइए कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, और यहाँ पर 12 की बात करें तो कितने फैक्टर हो गए? तो आप कहेंगे 6 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर। तो बताइए ये 12 कैसी संख्या होगी? तो आप कहेंगे 12 एक भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कंपोजिट नंबर की पहचान क्या होती है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कम से कम 3 और अधिक से अधिक कुछ भी हो, कम से कम 3 फैक्टर बने और अधिक से अधिक हमारे पास कुछ भी बन जाए। और भाज्य से एक मिलता जुलता नाम क्या होता है? अभाज्य होता है। क्या होता है? अभाज्य। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप बोलते हैं। ठीक है, यदि आपने भाज्य संख्या सीख ली तो आपको अभाज्य संख्या सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जानते हैं भाज्य का ही उल्टा क्या होता है? अभाज्य। जैसे सम का उल्टा विषम होता है, सम का उल्टा क्या होता है? विषम होता है। इसी प्रकार से भाज्य का उल्टा क्या होता है? अभाज्य होता है। भाज्य संख्या जिसमें कम से कम 3 फैक्टर अधिक से अधिक कुछ हो जाए। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसमें मात्र 2 ही गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके मात्र 2 ही फैक्टर होते हैं वो संख्या कौन सी कहलाती है? तो आप कहेंगे वो संख्या कहलाती है अभाज्य। यानी कि वो किसी से भी नहीं कटती है, या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी, या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती है। ऐसी संख्या हमारी कौन सी कहलाती है? तो आप कहेंगे अभाज्य। यानी कि इसके मात्र, याद रखेंगे, इसके केवल ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं, याद रखेंगे, जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या हमारी कौन सी कहलाती है? अभाज्य कहलाती है। उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है 5 लिखा है, 7 लिखा है। इस 5 में या तो 5 का भाग जाएगा या तो 1 का जाएगा। इसके अलावा बताइए 5 किसी के पहाड़े में आता है? 5 किसी की टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। तो 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें या तो 5 का भाग जाएगा या तो 1 का जाएगा। ऐसे 7 की बात करें, इसमें या तो 7 का जाएगा या तो 1 का जाएगा। 17 की बात करें, इसमें या तो 17 का जाएगा या तो 1 का जाएगा। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसके मात्र, बताइए इनमें सब में 2-2 ही फैक्टर हो रहे हैं, जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है कौन सी? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। ये हमारा कहाँ पर आपका करेंगे? ये रीजनिंग की बात करें, मैथ में क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी क्या होगा? हेल्पफुल होगा। रीजनिंग में भी भाज्य अभाज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप वहां भी आसानी से बता सकते हैं। तो ये मैंने आपको 4 संख्याएं बता दी। उम्मीद है चारों संख्याएं आपको समझ आ गई होंगी। और एक संख्या और होती है इसी से मिलती जुलती, कौन सी? भाज्य अभाज्य। एक होती सहअभाज्य। क्या होती? सहअभाज्य। सहअभाज्य की बात करें, सहअभाज्य,
स या भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो याद रखेंगे सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जब दो संख्याएं एक साथ लिख दी जाए और उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ना हो। ऐसी दो संख्याएं जिनको एक साथ बैठा दिया जाए लेकिन एक दूसरे से रिलेशन ना हो, या आप ऐसे समझ सकते हैं दो व्यक्तियों को एक साथ बैठा दिया जाए और एक दूसरे से बात ही ना कर रहे हो, वही क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। यानी कि बैठे तो साथ में हैं लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो एक ऐसी संख्या जो देखने में या एक साथ लिखी जाती है लेकिन आपस में कोई उनका रिलेशन नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता है, वो संख्या होती है सहअभाज्य। सह माने होता है साथ साथ, अभाज्य माने होता है जो एक दूसरे से ना कटती हो, यानी कि वो संख्या एक दूसरे से कभी कटेंगी नहीं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 और मैंने यहाँ पर लिखा 9, ये 5 और 9 एक साथ लिख दिया लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, ना तो 5 9 को काटेगा ना तो 9 5 को काटेगा। एक दूसरे से ये संख्याएं जरूर एक साथ बैठी लेकिन इन दोनों का आपस में कोई किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं होगा। और भी समझ लेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया 8 लिख दिया, यहाँ पर 17 लिख दिया, 8 17 एक साथ लिख दिया लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। यहीं पर जैसे मैंने लिख दिया 5 15 लिख दिया, बताइए 5 15 लिख दिया, ये क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 और 15 का रिलेशन होता है। 5 देखो 15 को काटेगा, 5 3 15, 5 3 15, काट देगा कि नहीं काट देगा? इसका मतलब 5 और 15 का तो रिश्ता निकल आया, ये एक दूसरे को काटने का प्रयास कर रहे हैं। 5 में 5 का भाग चला जाएगा, 15 में भी तो 5 का भाग चला जाएगा, यानी कि इन दोनों का रिलेशन है। तो ये कहेंगे ये हमारे पास सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक साथ लिखी हो लेकिन आपस में कोई रिलेशन ना हो। ठीक है, जैसे 5 और 9 का रिलेशन नहीं था, 8 17 का नहीं था। अच्छा एक और देंगे, बताना है आपको, जैसे हमारे पास लिखा है 21 लिखा है, 21 के बाद में हमारे पास लिखा है 33 लिखा है, 21 लिखा है 33 लिखा है। मैंने कहा बताइए 21 और 33 क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है? कोई को प्राइम नंबर है या नहीं है? तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल है। कैसे? 21 और 33 का आपस में रिलेशन है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन है। कैसा है? देखिए 21 हमारा 3 से कटेगा, 3 के पहाड़े में 21 आता है और 3 के पहाड़े में 33 भी तो आता है। 3 के पहाड़े में क्या आता है? 33 आता है, यानी कि 21 और 33 का आपस में रिलेशन है, और जब रिलेशन है तो क्या होगा? वो हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास संख्या आती है 5 के बाद हम बात कर लेते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में हम सीखेंगे, एक हमारे पास आता है पूर्णांक। ठीक है, क्या आता है? पूर्णांक आता है। पूर्णांक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और इंटीजर आप जानते होंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे पूर्णांक जानते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंटीजर जानते हैं। तो इंटीजर या पूर्णांक की बात करें, इंटीजर पूर्णांक किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे पूर्णांक का सीधा सा मतलब होता है कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सबके सब पूर्णांक कहलाती हैं। वो प्लस क्यों? क्योंकि संख्या भी दो प्रकार की होती हैं। संख्या या तो निगेटिव होगी या तो पॉजिटिव होगी, या तो नकारात्मक संख्या होती है या तो सकारात्मक होती है, धनात्मक आप बोलते हैं, या कह सकते हैं माइनस की या प्लस की कह सकते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती है, या तो माइनस की संख्या होगी या तो प्लस की संख्या होगी। और जब माइनस की संख्या और प्लस की संख्या को मिला देते हैं, साथ ही साथ जीरो को भी बैठा देते हैं, वही क्या बन जाता है? आप कहेंगे इंटीजर बन जाता है। आपने इस प्रकार से बचपन में लाइन सीखी होगी, इस प्रकार से आपको स्केल से लाइन बनवाई जाती थी। बीच में लिखा होता था जीरो, और इस जीरो के जब राइट में चलते थे तो +1 +2 +3, और इसके जब लेफ्ट में चलते थे -1 -2 -3। और इसी लाइन को क्या बोलते हैं? इसी लाइन को बोलते हैं इंटीजर। बट इसमें प्लस की संख्या लिखी, इसमें माइनस की संख्या लिखी, साथ ही साथ जीरो भी लिखा है। तो इंटीजर होता क्या है? जिसमें पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, साथ ही साथ जीरो लिखा होता है, उसे इंटीजर बोलते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पूर्णांक समझ आ गया होगा। तो पूर्णांक को आप और याद रखेंगे, पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक होता है माइनस का और एक क्या होता है? प्लस का होता है।
ये निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। संख्या में माइनस लगा देंगे तो क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा, और प्लस हमेशा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव कहलाता है। इसके बाद में ये 6 नंबर हो गए। और भी संख्या हमारे पास जितनी भी संख्या होंगी सबको हम पढ़ेंगे। अब 7 नंबर में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे जानते हैं परिमेय संख्या, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जानते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसे पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और एक होती है हमारे पास परिमेय से मिलती जुलती होती है अपरिमेय। क्या होती है, अपरिमेय। जहां पर आ लग जाता है, आ पता है क्या करता है, आ हमेशा इसे उल्टा कर देता है। अपरिमेय की बात करें इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब ये परिमेय और अपरिमेय क्या बात है, देखिए। परिमेय का मतलब होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो पी और क्यू के रूप में लिखी हो, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी होती है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कि परिमेय संख्या का मतलब जो संख्या पी और क्यू के रूप में लिखी होती है वो संख्या परिमेय कहलाती है। बट इसमें आपको एक चीज याद रखना है, ये क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सबकी सब क्या होती हैं, तो याद रखेंगे संख्याओं को भी हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं या तो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी या तो अपरिमेय संख्या, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। अब बात आती है कैसे हम समझेंगे कौन सी संख्या परिमेय कौन सी संख्या अपरिमेय, ठीक है। कैसे समझेंगे कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय, तो याद रखेंगे परिमेय और अपरिमेय में एक डिफरेंस आपको याद रखना है कि जितनी भी संख्या होती है सभी की सब परिमेय होती हैं। बट आपको याद रखना है कि रूट के अंदर, जो अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी होती है उनमें से कुछ संख्याएं तो परिमेय होती हैं और कुछ अपरिमेय होती है। अब बात ये आती है कि कौन सी परिमेय होती है कौन सी अपरिमेय होती है। तो याद रखेंगे रूट के बाहर यदि आप संख्याओं को बाहर निकाल पा रहे हैं, रूट के बाहर यदि आप संख्याओं को निकाल पा रहे हैं तो वो संख्या परिमेय होंगी, और यदि आप नहीं निकाल पा रहे तो क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। जैसे मैंने कहा 5, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। मैंने कहा 2/3, ये भी क्या परिमेय संख्या होगी। मैंने कहा -6/7, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। सबके सब परिमेय संख्या होंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा √9, ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि 9 को आप निकाल सकते हैं बाहर स्क्वायर रूट से। 9 किसका होता है, 3 का होता है। बात करेंगे यहाँ पर लिखा है 25, तो आप कहेंगे 5 बाहर निकालेंगे, ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय। लेकिन जैसे मैंने बोला यहाँ पर √17, अब इसे बाहर निकालिए आप, क्या ये बाहर निकलेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं निकलेगी। जैसे मैंने कहा √10, इस √10 को बाहर निकालिए, नहीं निकलेगी। और जो बाहर नहीं निकलती ये क्या होती है, ये होती है इरेशनल नंबर, और ये सबके सब क्या, रेशनल नंबर। तो जो संख्या आप बाहर निकाल पा रहे हैं वो संख्या हमारी क्या होंगी, तो आप कहेंगे जो बाहर निकाल पा रहे हैं वो सबकी सब रेशनल नंबर है, और जिनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं वही क्या है, वही इरेशनल नंबर है, ठीक है। अभी केवल हम बेसिक समझ रहे हैं। बेसिक जैसे हमारा कंप्लीट होगा इसके बाद में जो चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही है इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो क्वेश्चन की आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो उम्मीद है आपको रेशनल और इरेशनल चीजें समझ आ गई होंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट बात करेंगे 9 नंबर में। 9 नंबर याद रखेंगे, एक हमारे पास होता है स्थानीय मान। क्या होता है, स्थानीय मान। स्थानीय मान की यदि हम बात करें, स्थानीय मान को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आप बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। और एक हमारे पास होता है जाति मान, जाति मान। और आप जाति मान को क्या बोलते हैं, जाति मान को आप बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। और इसी जाति मान को एक दूसरा भी नाम है, इसका नाम कभी कभी बोल दिया जाता है अंकित मान। क्या बोल दिया जाता है, अंकित मान। तो अंकित मान कुछ अलग नहीं होता है, इसी जाति मान को अंकित मान बोलते हैं, ठीक है। अब ये समझेंगे जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करें, ठीक है, इसमें एक छोटा सा अंतर होता है। वो अंतर कौन सा होता है, जो प्लेस वैल्यू होती है इसमें 0 लगाते हैं, और जो फेस वैल्यू होती है इसमें 0 नहीं लगाते हैं।
अब जीरो कहाँ पर लगाते हैं वो बात की बात है, अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि जीरो लगाएंगे और जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? अच्छा बताइए, आपकी जाति की बात करें, जो आप जिस भी कैटेगरी के आते हैं, क्या आपकी कैटेगरी चेंज होती है? आपकी जाति चेंज होती है? आपकी जाति चेंज नहीं होती है, लेकिन आपका प्लेस हमेशा चेंज होता है। प्लेस का मतलब होता है स्थान, स्थान हमेशा चेंज होता है। जिससे आज हम कहीं पर है, कल हम कहीं पर होंगे, इसके बाद कहीं पर होंगे और फिर पता नहीं कहाँ पर होंगे। लेकिन अपनी जाति की बात करें तो ये हमारी कभी नहीं बदलती। यदि आप आज हम मिश्रा लिखते हैं तो मिश्रा हमेशा लिखेंगे, इस जीवन पर्यंत मिश्रा ही लिखेंगे। अब भगवान के पास जाएंगे तो बात की बात बदल जाए, लेकिन अभी क्या लिखेंगे, मिश्रा ही तो लिखेंगे। तो आप कह सकते हैं हमारी जाति कभी बदलने वाली थी। बस इसमें आपको याद रखना है कि जिसमें जाति नहीं बदलती वही हमारी क्या कहलाती है, वही जाति मान, यानी कि अंकित मान। अंकित मान भी ऐसा होता है। अंकित मान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देंगे। आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, वो पेंट भी खरीदने जा सकते हैं या इस मार्कर को खरीदने जाएंगे, आप कोई बुक खरीदने जाएंगे, कुछ भी आप खरीदने जाएंगे, उसमें जो MRP लिखा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अंकित मान बोलते हैं। उस वस्तु में लिखा होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपने मार्कर खरीदा, उसमें 70 रुपए लिखे हैं, जो 70 रुपए लिखे वही क्या आपका अंकित मूल्य है। अब वो भले तुम्हें दुकानदार उससे 50 रुपए में दे दे, लेकिन लिखा तो 70 है। तो जो लिखा होता है मूल, उसी को बोलते हैं क्या, अंकित मूल बोलते हैं। इसे या आप छपा भी मूल कह सकते हैं, क्योंकि उसमें छपा होता है। तो देखिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, हम निकालना भी सीखेंगे। अभी तो मैंने आपको बताया होता क्या, लेकिन आप निकालेंगे कैसे। जिससे हमारे पास ये संख्या लिखी है, इसका आपको निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, ठीक है, स्थानीय मान। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, बचपन में खूब लाइनें खींची होंगी, इस प्रकार से आप लाइन खींचते हैं। यहाँ पर आप 7 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। और पहले वाले में क्या करते हैं, जीरो नहीं लगाते हैं, दूसरे में जीरो, 1 जीरो, जैसे जैसे बढ़ेंगे जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, और आगे बढ़ेंगे 4 5 6 से बढ़ते रहेंगे। यही क्या होता है, यही होता है प्लेस वैल्यू। ये क्या है, प्लेस वैल्यू। अब बात कर लेते हैं इसी सवाल में फेस वैल्यू। बताइए प्लेस वैल्यू क्या आपकी बदल गई। अब इसमें हम बात करें फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू आप निकालेंगे तो 7 की 7 रहेगी, 6 की 6 रहेगी, 9 की 9 रहेगी, 8 की 8 रहेगी। आप इसमें जीरो नहीं लगाएंगे, और यदि आपने ऐसा किया तो उसकी जाति बदल जाएगी। तो आप इसे फिर क्या बोलेंगे, स्थानीय मान बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा 9 का बताइए आपको स्थानीय मान, तो आप 9 का स्थानीय मान 9 बताएंगे। अब बात आ रही है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपको देगा और कहेगा इस संख्या की स्थानीय मान और जाति मान का डिफरेंस बताइए, स्थानीय मान और जाति मान का अंतर बताइए, स्थानीय मान और जाति मान का योगफल बताइए, स्थानीय मान और जाति मान का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे, या कभी कभी सिंपल भी पूछ लिया जाता है, नंबर देगा, कहेगा बताइए इसमें कुछ एक संख्या देगा, जैसे 4 5 9 6 दे दी गई, इसमें कहेगा 9 का स्थानीय मान बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमें समझना है कि जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है इतनी संख्याएं आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। और भी संख्याएं हमारे पास होती हैं, जैसे इकाई अंक कैसे निकाले, ये भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। इकाई अंक की सबसे एक अलग क्लास होगी, क्योंकि इकाई अंक एक हमारे पास क्या बड़ा टॉपिक होता है, उसको एक क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारे कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। इसके बाद में आपको दशमलव से परमे में बदलना आना चाहिए, परमे से दशमलव में बदलना आना चाहिए। ये धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें आपको एक एक करके सिखाएंगे। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे। अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया एक बार इसे क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने बताया आपको नंबर सिस्टम में हमें सभी प्रकार की संख्याओं को पढ़ना होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया इवन नंबर, फिर बताया ऑड नंबर, सम यानी कि विषम, सम और विषम बताया। सम संख्या इकाई अंक आपको देखना है, 0 2 4 6 8 देखना है सम संख्या। विषम में आपको 1 3 5 7 में मिलेगा। भाज्य की बात करें जिसके कम से कम 3 फैक्टर, अधिक से अधिक कुछ भी हो जाए, भाज्य संख्या। अभाज्य की बात करें जिसमें मात्र 2 ही फैक्टर होते हैं। सहभाज्य की बात करेंगे, बैठेंगे साथ में लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, उसे बोलते हैं सहभाज्य संख्या। पूर्णांक क्या होता है, जिसमें प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, साथ ही साथ जीरो भी लिखा होता है, वो क्या होता है, पूर्णांक इंटीजर कहलाता है। बात करेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर की बात करेंगे, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी होती है।
बट उसमें क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय की बात करें तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसमें क्यू का मान 0 हो जाता है, साथ ही साथ जो संख्या रूट के बाहर नहीं निकल पाती हैं वो संख्या हमारी क्या होती है, इरेशनल नंबर। बात करेंगे स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू की, जिसमें आप 0 लगाते हैं, स्थानीय मान कहलाता है। जाति मान की बात करें यानी फेस वैल्यू की बात करें तो आप कहेंगे फेस वैल्यू में इसमें 0 नहीं लगाते, जिसका फेस निकालना होता है उसी का फेस निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, अंकित मान और जाति मान। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया, इसमें और भी सारी चीज़ें पढ़ने, लेकिन इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद में इनसे संबंधित नेक्स्ट क्लास में इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद ही अपनी क्लास आगे चलेगी। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको बताया इससे संबंधित हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में केवल क्वेश्चन कराएंगे, और क्योंकि बेसिक मैंने आपको आज बताया, अगली क्लास में क्या होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और साथ ही साथ एंजॉय करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।